बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन अ लास्ट लेक्चर वी हैव डन अबाउट increment decrement operator. In today's lecture we are going to discuss about operator precedence, operator associativity and commands. Let's start today's lecture. Our first question, what is operator precedence? Precedence mean preference, importance, rank of something according to which we are going to evaluate something. So operators precedence mean when we have an expression that have a large number of operator, then what will be the preference of these operator, how we are going to evaluate these operator. Let's start. The order in which different types of operator in an expression are evaluated is known as a operator precedence. It is also known as a hierarchy of operators. यानी इसको hierarchy भी बोला जाता है. Each operator has its own precedence level. हर operator का अपना precedence level होता है, मतलब उसकी अपनी importance होती है, उसका अपना rank होता है. The operator with the higher precedence are evaluated before the operators with the lower precedence. If an expression contains a different type of operators, यही बात कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से अपने एक्सप्रेशन को जो है वह एवेल्यूएट करेंगे, किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस, किसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी. आपको ये चीज़ तो पता है कि जिसकी इंपॉर्टेंस, जिसकी प्रेफरेंस, जिसका रैंक ज़्यादा होगा, हम उस चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे. The following table shows the order of a precedence in a C++. The operator with the highest precedence are written at the top of the table. यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल के अंदर हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है ऑपरेटर दिए गए हैं और उनका रैंक जो है बताया गया है. जिसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है उसको टेबल में सबसे ऊपर लिखा गया है. The operator with the lowest precedence are written at the bottom of the table. और जिनकी precedence कम है उसको एंड पे लिखा गया है. Any expression written in a parenthesis is always evaluated first. अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है और उसके अंदर पैरेंथेसिस हैं तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है. अब अगर आप इस टेबल पे गौर करें, नॉट ऑपरेटर जो कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको सबसे पहले सॉल्व किया गया, सॉल्व करेंगे अगर ये एक्सप्रेशन के अंदर आ गया. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड की प्रेसिडेंस है, यानी इन तीनों में से अगर कोई एक आ जाता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद प्लस माइनस की है. उसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू की है. दैन असाइनमेंट ऑपरेटर और नॉट इक्वल ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, प्लस इक्वल है, प्लस माइनस इक्वल है, एंड डिवीजन इक्वल है. ये हमारे पास ऑपरेटर जो है वो आ रहे हैं. उसके बाद हमारे पास लास्ट में है जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है. ये जो 8 नंबर पे है इनको कंपाउंड असाइनमेंट कहा जाता है. ये हमने डिस्कस भी किए थे. उससे ऊपर लॉजिकल आर है, फिर लॉजिकल एंड है. ये सारे ऑपरेटर्स का आप लोगों को पता होगा. अगर आप लोगों को इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. इसको समझने के लिए हम जो है वो एक एग्जांपल करेंगे. अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास ये एग्जांपल के अंदर एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसके अंदर वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 24 डिवाइडेड बाई 5 - 2 और ये पैरेंथेसिस के अंदर है प्लस 13. अब इसमें से हमने सबसे पहले किस चीज़ को वैल्यूएट करना है. हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस आ जाती हैं तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे. अब अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 पैरेंथेसिस आ रही हैं, यानी इनर और आउटर. सबसे पहले हम इनर ब्रेस को जो है वो हल करेंगे जो अंदर वाली है. सबसे पहले हमने 5 - 2 को वैल्यूएट किया, उसका रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो 3 आ गया. उसके बाद जो है सेकेंडली हमने क्या करना है, 3 को जो है 24 जो था हमारा पैरेंथेसिस के अंदर, यानी जो इसके बाद बाहर वाली ब्रेस वाला जो सारा पार्ट है 24 डिवाइडेड बाई 3 हम जो है वो करेंगे. 24 को हमने जो है वो डिवाइड किया 3 पे. उसके बाद जी हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया है, 8 हमारा रिज़ल्ट जो है वो आया है अकॉर्डिंग टू दिस. उसके बाद 8 को अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे 8 आ रहा है
और मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10 के साथ प्लस 13 है। तो इनमें से प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है? हमारे पास प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है। तो इस 10 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 8 से। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 80। एट द एंड हमारे पास जो है 80 प्लस 13 जो कि 93 हमारा रिज़ल्ट होगा। इसको उसने स्टेप बाय स्टेप जो है परफॉर्म करके भी बताया कि ये किस तरह से हो रहा है और इसके स्टेप्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। आई होप यहाँ से आपको समझ इसकी आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है। हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को तो देख लिया कि हमारे पास अगर ये फ़लाँ ऑपरेटर जो है मतलब ये मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स जो हैं वो एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हों तो हमने सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम पीछे जाएँ टेबल के ऊपर तो टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ों की प्रेसिडेंस जो है वो सेम है, यानी एक जैसी है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड तीनों अगर आ जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो अगर एक आता है तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेना। अब ये तीनों आ रहे हैं एक्सप्रेशन के अंदर तो इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, ये चीज़ जो है हम एसोसिएटिविटी के अंदर जो है वो देखेंगे। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ अ सेम प्रेसिडेंस आर एवेल्यूएटेड इज़ नॉन एज अ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। यानी अगर वो ऑर्डर जिसके अंदर हम एक जैसी प्रेसिडेंस रखने वाले ऑपरेटर्स को अवेल्यूएट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कहलाती है। If an expression contains a sum operator that have the same precedence level, the expression is evaluated either from left to right or right to left। यानी ऐसे ऑपरेटर अगर जिनकी प्रेसिडेंस सेम है वो एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं तो फिर हम अपने एक्सप्रेशन को या तो लेफ़्ट से राइट हल सॉल्व करेंगे या फिर राइट टू लेफ़्ट करेंगे। अब इसके लिए भी उसने एक टेबल दिया हुआ है, यानी हमारे पास जो है ब्रेसेस आ रही हैं और पोस्ट फिक्स आ रहा है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का आ रहा है, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट जो है एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह का एक्सप्रेशन को हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट टू राइट मीन ब्रेसेस को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को करेंगे, उसके बाद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को करेंगे। और अगर हमारे पास यूनरी ऑपरेटर जो है वो प्लस का आ जाता है या माइनस का आ जाता है और इसके साथ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट प्रीफिक्स डिक्रीमेंट आ जाता है तो इसको भी लेफ़्ट टू राइट हल करेंगे। यानी पहले हमारे पास क्या सॉल्व होगा? पहले प्लस वाला यूनरी होगा, फिर माइनस वाला यूनरी होगा और उसके बाद हमारे पास जो है वो इंक्रीमेंट प्रीफिक्स होगा और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स होगा। इसके बाद अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड तीनों आ जाते हैं तो इनको भी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है। यानी मल्टीप्लिकेशन को पहले ही करना है, डिवीज़न को बाद में करना है और मॉड को एंड में करना है। और प्लस माइनस आ जाता है तो प्लस को पहले सॉल्व करेंगे, माइनस को बाद में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं तो इनमें से भी हमने इक्वल साइन को पहले हल करना है, प्लस इक्वल को बाद में, माइनस इक्वल को जो है इनको हमने राइट टू लेफ़्ट लेके जाना है। राइट टू लेफ़्ट लेके जाना है मतलब यहाँ से इधर को सॉल्व करना है। डिवीज़न इक्वल जो है पहले सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल जो है उसके बाद सॉल्व होगा। इस तरह से करके हम इनको जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसे आप लोगों ने बोर्ड मास का रूल भी पढ़ा होगा, BODMAS, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब हमारा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ हो रहे होते हैं तो ये मैथ के अंदर रूल होता है कि हम ब्रेसेस को पहले सॉल्व करते हैं, ऑफ को उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं? सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाले टॉपिक में हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस रूल को भी फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के लिए भी एक एग्जांपल दी गई है। वही वाली एग्जांपल जो है हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो दी गई है। अब इसमें कहते हैं थोड़ा सा इसके वही वाली एग्जांपल है लेकिन इसके अंदर से ब्रेसेस को जो है वो हटा दिया गया है। कंटेन अ 4 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हैव इक्वल प्रेसिडेंस। यानी हमारे पास इसके अंदर डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट। इट मीन्स कि हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। 10 को 24 से मल्टीप्लाई किया, देन उसको डिवाइड किया 5 माइनस 2 प्लस 13। 5 माइनस अब 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13। अब इनमें से हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हम जो है 24 को 240 बाई 5 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो हमारा आंसर 48 आएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2, फिर 13 जो है वो ऐड कर देंगे, तो एट द एंड हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 59 आ जाएगा। इसी को समझाने के लिए कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही वाली सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखी गई हैं। उसके बाद एक और प्रोग्राम किया गया है, राइट अ प्रोग्राम डेट सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ए मल्टीप्लिकेशन बी डिवाइडेड बाय माइनस सी मल्टीप्लिकेशन 31 मॉड 13 मॉड 8, और इसके अंदर हमने ए की वैल्यू 10 दी है, बी की 20 दी हुई है, सी की 15, डी की 8 और ई की 40 वैल्यू दी हुई है। इसको जो है सॉल्व करने के लिए इसके लिए प्रोग्राम आप लिखेंगे। प्रोग्राम के अंदर आपने जो है वेरिएबल यही वाले ले लिए जो उसने मेंशन किए थे। अब इन सारे वेरिएबल्स को साइन कर दी वैल्यूज़ जो जो उसकी वैल्यू रखी थी, और एक हमने रिजल्टेंट वेरिएबल आर के नाम से लिया और उसके अंदर वो एक्सप्रेशन जो है वो डाल दिया। अब जब ये एक्सप्रेशन कंपाइलर खुद एवेलुएट करेगा, करने के बाद इसका रिज़ल्ट किस में दे देगा, आर। अब हम एट द एंड क्या करेंगे, इसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करा देंगे कि आर की वैल्यू जो है वो क्या आएगी। अब उसने साथ ये भी बताया कि ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ब्रेसेस वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर मॉड सॉल्व होगा, फिर हमारे पास जो है फिर मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है वो सॉल्व होगा, देन फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, और ये हमारे पास जो है डिफरेंट स्टेप्स जो है उसके कैलकुलेट करके दे गए हैं। इसको आप खुद से देख भी सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं किसी चीज़ की समझ आती तो आप लोग पूछ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो कमेंट्स वाला पार्ट आता है, ये डेट इज़ ऑन द पेज नंबर 77। मैंने टाइप कास्टिंग वाला अभी आपको छुड़वाया है, वो मैं आपको इस टॉपिक के बाद करवाऊंगी। कमेंट्स क्या है, कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम डेट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। अच्छा, कमेंट्स के बारे में मैं आपको सिंपल करके ज़रा बता दूं कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर हम अपनी आसानी के लिए कुछ लाइंस लिख लेते हैं, या फिर फॉर फ्यूचर यूज़ कि हमने ये वेरिएबल किस लिए डिक्लेयर किया है, ये वाला लॉजिक किस लिए लगाया है, उसके लिए हम इंग्लिश में कुछ सेंटेंस वगैरह जो है वो साथ लिख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम अपने प्रोग्राम को देखें तो हमें समझ आ जाए। ये वाली जो लाइन होती है ये प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी वो कंपाइलर के लिए ओवरहेड नहीं क्रिएट करती हैं। वो वाली लाइन जो है एज अ कमेंट कंसिडर होती हैं, जो कि रीडेबिलिटी को बढ़ाती हैं, एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को, यानी प्रोग्राम को समझने में मदद देती हैं। कमेंट्स आर द लाइन्स ऑफ द प्रोग्राम डेट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। द कंपाइलर इग्नोर द कमेंट्स एंड डज नॉट इंक्लूड दैम इन अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलर उन लाइंस को जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अंदर ऐड ही नहीं करता। डेट इज़ वाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज़ ऑफ अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। यही वजह है कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम का साइज़ जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम, ये मैंने आपको अभी बताया। दे आर नोट्स अबाउट द डिफरेंट लाइन्स ऑफ अ कोड टू एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ अ कोड। ये कोड के बारे में लाइन्स होती हैं कि ये कोड किस लिए लिखा गया। इट हेल्प्स द डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोग्राम लेटर। बाद में प्रोग्राम के अंदर से एरर्स को रिमूव करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए ये ज़रूरी होता है। कमेंट्स कैन बी एडिड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कमेंट्स जो है कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट में हम क्या करते हैं, द कमेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन आर एडिड बाय अ डबल स्लैश। हम डबल स्लैश जो है वो लगाते हैं और इसके बाद कुछ भी लिखें तो वो हमारा कमेंट कंसिडर होता है। जैसे यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगाई और इसके आगे ये लाइन जो लिखी है ये हमारी कमेंट कंसिडर होगी और कंपाइलर इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में ऐड नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट है। द मल्टी लाइन कमेंट आर रिटन इन अ प्रोग्राम बाय प्लेसिंग अ बैकस्लैश एंड स्टैरिक एट द बिगनिंग ऑफ द कमेंट। द सिंबल स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश इज़ यूज टू एट द एंड ऑफ द मल्टी लाइन कमेंट। यानी ये जो सिंबल हम शुरू और आखिर में लगाते हैं इनके दरमियान जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट कंसिडर होगा। इसको हम सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमने शुरू और एंड में जो है वो सिंबल लगा दिया और इसके दरमियान जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा कमेंट कंसिडर होगा। इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं और कंपाइलर इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। आज के लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई
प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।